नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सुन रहे हैं M10 एजुकेशन की पेशकश एक विशेष ऑडियो बुक जो कक्षा 10 के इतिहास के पहले अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय को पूरी तरह आसान और कहानी नुमा ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करेगी। यह ऑडियो बुक सिर्फ एक पाठ को सुनाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक सफर है। उस समय की यात्रा जब लोगों ने पहली बार यह महसूस किया कि राष्ट्र क्या होता है और नागरिक होना क्या मायने रखता है। इस ऑडियो बुक से आपको मिलेगा हर टॉपिक की गहराई से समझ, आसान भाषा में पूरी कहानी, परीक्षा के हर सवाल का जवाब, इतिहास को महसूस करने का मौका। याद रखिए, सच्चा विद्यार्थी वही होता है जो केवल रटता नहीं बल्कि समझकर आगे बढ़ता है। तो आइए शुरू करते हैं एक प्रेरणादायक अध्याय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हम इसे 12 भागों में इस तरह बांटेंगे कि आपको हर बात समझ में आ जाए और परीक्षा में कोई भी सवाल छूटे नहीं। भाग 1, फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद की शुरुआत। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति यूरोप के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी। इस क्रांति से पहले फ्रांस में राजा का निरंकुश शासन था। जनता पर भारी कर लगाए जाते थे, जबकि अमीर वर्ग करों से मुक्त रहता था। इस अन्याय के खिलाफ जनता ने बगावत की और राजा को सत्ता से हटा दिया। क्रांति के बाद एक लोकतांत्रिक सरकार बनी, जिसने नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का अधिकार दिया। इसके साथ ही उन्होंने कुछ प्रतीकों को अपनाया, जैसे कि तिरंगा झंडा, राष्ट्रगान, ला मार्सेयेज और एक नागरिक सेना। फ्रांस में पहली बार यह विचार आया कि देश केवल राजा की संपत्ति नहीं बल्कि उसके नागरिकों का होता है। शिक्षा, प्रशासन, न्याय और मुद्रा को एक समान बनाया गया ताकि पूरे राष्ट्र में एकता लाई जा सके। यह विचार बाद में अन्य यूरोपीय देशों में भी फैला और राष्ट्रवाद की लहर शुरू हुई। भाग 2, नेपोलियन और उसकी नागरिक संहिता। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी क्रांति के बाद उभरा एक सैन्य नेता था, जिसने बाद में खुद को सम्राट घोषित किया। उसने यूरोप के कई हिस्सों पर अधिकार कर लिया, लेकिन वह सिर्फ सैनिक नहीं था, वह एक व्यवस्थापक भी था। उसने 1804 में नेपोलियनिक कोड यानी नागरिक संहिता बनाई। इसके तहत सभी नागरिक कानून के सामने समान होंगे, संपत्ति का अधिकार सभी को मिलेगा, व्यापार, उद्योग और परिवहन में एकरूपता लाई जाएगी। पुराने सामंती अधिकार समाप्त कर दिए गए, परंतु दूसरी ओर नेपोलियन ने प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाई, महिलाओं को पुरुषों से कमतर माना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। इससे लोग उसके शासन से नाराज हो गए और यह राष्ट्रवाद के विरुद्ध चला गया। भाग 3, वियना कांग्रेस और राजशाही की वापसी। नेपोलियन की हार के बाद 1815 में यूरोप के विजयी देशों इंग्लैंड, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने एक बैठक बुलाई, जिसे वियना कांग्रेस कहते हैं। इसका नेतृत्व ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया। इसका उद्देश्य था नेपोलियन द्वारा किए गए सभी बदलावों को उलटना, यूरोप में फिर से राजशाही व्यवस्था स्थापित करना, फ्रांस को उसकी पुरानी सीमाओं तक सीमित करना। इसके तहत फ्रांस में बर्बोन वंश को दोबारा सत्ता में लाया गया। जर्मन राज्यों को ढीले ढाले जर्मन परिसंघ में बांधा गया। इटली के कई हिस्सों पर फिर से ऑस्ट्रिया का नियंत्रण हो गया। हालांकि इन फैसलों से राजाओं की सत्ता तो मजबूत हुई, लेकिन आम जनता में असंतोष फैल गया। लोगों को महसूस हुआ कि उनकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। यही असंतोष आगे चलकर नए राष्ट्रवादी आंदोलनों की नींव बना। भाग 4, एर्नेस्ट रेडनन और राष्ट्र की परिभाषा। एर्नेस्ट रेडनन फ्रांस के एक इतिहासकार और चिंतक थे। उन्होंने राष्ट्र की परिभाषा को नए ढंग से समझाया। उनके अनुसार राष्ट्र कोई निश्चित भाषा, नस्ल, धर्म या भौगोलिक सीमा पर आधारित नहीं होता। राष्ट्र एक आध्यात्मिक एकता है
जो साझा इतिहास, बलिदान और लोगों की इच्छा शक्ति पर आधारित होती है। रेडनन ने कहा, राष्ट्र एक दैनिक जनमत, डेली प्लेबिसाइट है, यानी हर दिन लोग यह तय करते हैं कि वे एक साथ रहना चाहते हैं। उनके अनुसार किसी भी राष्ट्र की असली शक्ति उसके नागरिकों की साझी स्मृतियां, उनके बलिदान और भविष्य के लिए उनके संकल्प में होती है। इस विचारधारा ने राष्ट्रवाद को और गहराई दी, जहां राष्ट्र सिर्फ एक भौगोलिक सीमा नहीं बल्कि एक विचार बन गया। भाग 5, जर्मनी का एकीकरण। 19वीं सदी के शुरू में जर्मनी 39 स्वतंत्र राज्यों में बांटा हुआ था। इन राज्यों की अपनी सरकारें थीं और अलग अलग नियम कानून थे। इनमें से प्रशा सबसे ताकतवर था। प्रशा के चांसलर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने एकीकृत जर्मनी का सपना देखा। उसने 3 युद्धों की रणनीति बनाई। प्रथम, 1864 में डेनमार्क से युद्ध, जर्मनी के 2 राज्यों श्लेस्विग और होल्स्टीन पर अधिकार। द्वितीय, 1866 में ऑस्ट्रिया से युद्ध, ऑस्ट्रिया को जर्मन मामलों से हटाया गया। तृतीय, 1870 में फ्रांस से युद्ध, फ्रांस को हराकर बवेरिया जैसे दक्षिणी राज्य भी जोड़े गए। इन युद्धों के बाद 1871 में वर्साई के महल में जर्मन सम्राट कैसर की घोषणा हुई और एक नया राष्ट्र बना, जर्मनी। बिस्मार्क की चतुराई और प्रशा की सैन्य ताकत से यह संभव हो सका। भाग 6, इटली का एकीकरण। इटली भी जर्मनी की तरह टुकड़ों में बंटा हुआ था। उत्तर में ऑस्ट्रिया का शासन था, मध्य में पोप की सत्ता और दक्षिण में अलग अलग राजाओं का शासन। 3 प्रमुख नेता थे। जूसेपे मज्झिनी, राष्ट्रवाद का जनक, जिसने यंग इटली आंदोलन शुरू किया और युवाओं को जागरूक किया। कैवूर, सार्डिनिया पीडमोंट का प्रधानमंत्री, जिसने राजनयिक समझौतों से उत्तर इटली को आजाद करवाया। गारिबाल्डी, क्रांतिकारी नेता, जिसने रेड शर्ट्स नामक सेना बनाई और दक्षिण इटली को मुक्त करवाया। 1861 में इटली का अधिकतर भाग एक हो गया और 1870 में रोम को जोड़ने के बाद इटली एक पूर्ण राष्ट्र बन गया। यह भी राष्ट्रवाद की एक प्रेरणादायक कहानी है। भाग 7, जोलवेरेन और आर्थिक एकता। राजनीतिक एकीकरण से पहले आर्थिक एकीकरण हुआ। 1834 में प्रशा ने जोलवेरेन नाम का सीमा शुल्क संघ बनाया। इसका उद्देश्य था अलग अलग राज्यों के बीच लगने वाले टैक्स को खत्म करना, व्यापार को आसान और सस्ता बनाना, एक जैसी मुद्रा और माप तौल का प्रचलन करना। जोलवेरेन में धीरे धीरे 25 से अधिक जर्मन राज्य शामिल हो गए। इससे आर्थिक एकता आई और लोगों में एकता की भावना भी जगी। व्यापारिक वर्ग ने एक राष्ट्र के रूप में सोचना शुरू किया। इस आर्थिक एकता ने बाद में राजनीतिक एकता को भी संभव बनाया। भाग 8, रोमांटिक विचारधारा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहा। कवियों, चित्रकारों, लेखकों और संगीतकारों ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई। उन्होंने यह सोच बढ़ाई कि राष्ट्र केवल भूगोल नहीं बल्कि भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपराओं से बनता है। लोकगीत, लोक कथाएं, नृत्य, त्योहार, ये सब एक राष्ट्र की आत्मा हैं। जर्मनी में जोहान गॉटलीब, फिचटे जैसे चिंतक और हंगरी, पोलैंड जैसे देशों में भी कलाकारों ने अपने सांस्कृतिक प्रतीकों को जागृत किया। इससे जनता में अपनी पहचान के प्रति गर्व पैदा हुआ और एकता की भावना मजबूत हुई। भाग 9, उदारवाद। लोगों की स्वतंत्रता की चाह। 19वीं सदी में उदारवाद एक नई विचारधारा के रूप में उभरा। इसका अर्थ था व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी, समानता और कानून के समक्ष बराबरी, सरकार में लोगों की भागीदारी। 1815 के बाद जब राजशाही फिर से लौट आई, तब युवाओं और बुद्धिजीवियों ने इसका विरोध किया। वे चाहते थे कि सरकारें संविधान के अनुसार चलें, राजा की मनमानी न हो। 1830 और 1848 की क्रांतियां इसी सोच से निकलीं। हालांकि ये क्रांतियां पूरी तरह सफल नहीं रहीं, लेकिन इन्होंने लोकतांत्रिक विचारों और राष्ट्रवाद को नई ऊर्जा दी।
भाग 10 ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम। ग्रीस यूरोप की एक पुरानी सभ्यता वाला देश है, परंतु 19वीं सदी की शुरुआत में यह उस्मानी साम्राज्य के अधीन था। 1821 में ग्रीस के लोगों ने विद्रोह किया। इस संघर्ष को पूरे यूरोप के बुद्धिजीवियों, कलाकारों और आम लोगों का समर्थन मिला। यूरोप में ग्रीस को सभ्यता और संस्कृति की जन्मस्थली माना जाता था। इसीलिए जब वहां स्वतंत्रता आंदोलन हुआ तो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस जैसे देशों ने भी ग्रीस की मदद की। 1832 में ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। यह राष्ट्रवाद की पहली बड़ी सफलता थी, जिसमें सांस्कृतिक गर्व और राजनीतिक आजादी का मेल हुआ। भाग 11 बाल्कन संकट और राष्ट्रवाद का अतिरेक। बाल्कन क्षेत्र, आज का सर्बिया, क्रोएशिया, बोस्निया, ग्रीस आदि, उस्मानी साम्राज्य के अधीन था। यहाँ बहुत सारी अलग अलग जातियां और धर्मों के लोग रहते थे। ये सभी अपनी अलग पहचान और स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहे थे। जैसे जैसे उस्मानी साम्राज्य कमजोर हुआ, इन राज्यों ने स्वतंत्रता की मांग तेज कर दी। रूस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी जैसे शक्तिशाली देश भी अपने अपने हितों के लिए इनमें शामिल हो गए। बाल्कन में कई युद्ध हुए, तनाव बढ़ा और अंत में यह संकट इतना गहरा गया कि 1914 प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। यह उदाहरण है कि जब राष्ट्रवाद अंधा हो जाए तो वह हिंसा और युद्ध को जन्म दे सकता है। भाग 12 राष्ट्रवाद से क्या सीखें। राष्ट्रवाद एक सकारात्मक भावना हो सकता है जब वह लोगों को एकता, समानता और गर्व की भावना दे। यह हमें अपनी भाषा, संस्कृति और इतिहास से जोड़ता है। लेकिन जब राष्ट्रवाद में कट्टरता आ जाए, जब वह दूसरों को नीचा दिखाने लगे, तो वही राष्ट्रवाद घातक बन जाता है। बाल्कन संकट इसका उदाहरण है। हमें सीखना चाहिए कि सच्चा राष्ट्र वह है जहां सभी लोगों को सम्मान, समानता और स्वतंत्रता मिले। राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ अपने देश से प्रेम नहीं, बल्कि सभी देशों के साथ शांति और सहयोग भी है। निष्कर्ष: पूरा अध्याय हमें बताता है कि राष्ट्रवाद कैसे जन्मा, किसने इसे आगे बढ़ाया, कैसे इससे बड़े बड़े देश बने और कैसे यह आगे चलकर टकराव और युद्ध का कारण भी बना। एक सच्चा नागरिक वही है जो अपनी संस्कृति से जुड़े लेकिन दूसरों का भी सम्मान करे। प्रस्तुति M10 एजुकेशन। विकास कुमार द्वारा यह विस्तृत समरी आपके अभ्यास और ऑडियो बुक के रूप में सुनने के लिए है। इसे बार बार पढ़ें या सुनें और परीक्षा की पूरी तैयारी करें।